तो आपने अक्सर डिटेक्टिव की कहानियां सुनी होंगी। उनकी रोमांच से भरी जिंदगी को देख आपका भी मन करता होगा कि काश हम भी किसी ऐसे केस को सॉल्व करते। ये इतना मुश्किल भी नहीं है जितना ये दिखता है। बस आपको 8-10 किताबें पढ़नी पड़ेंगी ह्यूमन साइकोलॉजी और ह्यूमन बिहेवियर पर। बाकी सारी चीजें इंफॉर्मेशन हेल्प कर देगी आपको किसी केस को सॉल्व करने में। और ऐसे ही एक स्टोरी है डिटेक्टिव डैशिंग की, जिसका असली नाम है सुपर विलन, जो कि तमिल की एक सुपर हिट मूवी में से एक है, जिसमें मेन कैरेक्टर प्ले करते हैं विशाल कृष्ण रेड्डी एज अ डिटेक्टिव कान्यान। ये दिमाग से इतना तेज होते हैं कि सिर्फ किसी पर्सन का नाम सुनकर उसकी पूरी जन्म कुंडली निकाल देते हैं। इन्होंने ऐसे केस सॉल्व किए होते हैं जिन्हें पुलिस तक सॉल्व नहीं कर पाती, जिसकी वजह से पुलिस के बड़े बड़े ऑफिसर्स तक इनकी हेल्प लेने के लिए आते हैं इनके पास। पर अभी के लिए तो इनके पास कोई भी काम नहीं होता, जिसकी वजह से ये बहुत परेशान होते हैं कि कब इनके पास कोई बड़ा सा केस आएगा। और एक पर्सन ऐसा आता भी है जो कि उसे अपनी केस बताने से पहले उसकी फीस पूछता है। फीस क्या, ये तो पूरी चेक बुक लेकर आता है और चेक बुक के साथ ये गाड़ी की चाबी पूरे घमंड के साथ टेबल पर फेंकता है और 10 लाख की चेक वो काट कर उसे दे देता है, जैसे कि वो तो उसके लिए कुछ भी नहीं। 10 लाख कोई छोटी रकम नहीं होती, इसलिए कान्यान उसे उसके केस के बारे में पूछता है, जो कि ये बताता है कि उसकी बेटी 10 दिनों से गायब है। बेटी गायब है तो बदनामी के डर से इसने पुलिस में रिपोर्ट नहीं लिखवाई होती। और ऐसी ही थोड़ी बहुत और बातें सुन कान्यान कहता है कि वो उसके इस केस को नहीं ले सकता, जिससे इस पर्सन को लगता है कि उसे और पैसे चाहिए, इसलिए ये 10 लाख की जगह सीधा 25 लाख की चेक काट कर देता है। बट कान्यान का जवाब सेम ही होता है, जिससे ये फिर से चेक काटता है, बट इस बारी 30 या 40 लाख की नहीं बल्कि सीधा 50 लाख की। इवन कि वो तो उसे ब्लैंक चेक देने के लिए तैयार होता है, बट कान्यान का जवाब सेम ही होता है कि वो उसके केस को नहीं लेगा, जिससे कान्यान के असिस्टेंट को ये बात बहुत ही अजीब सी लगती है कि अब तक तो वो केस नहीं है। इस बात का रोना रो रहा था और लक्ष्मी जी अब छप्पर फाड़ कर धन वर्षा कर रही है, तो वो लेने से मना कर रहा है। आखिर क्यों? और इस क्यों का आंसर होता है लव मैरिज। कान्यान उस पर्सन की बातों से समझ जाता है कि उसकी बेटी उसके ड्राइवर के साथ भागी है और ये बात उसे भी बहुत अच्छे से पता है, इसलिए उसने गाड़ी की चाबी इतने घिन के साथ टेबल पर फेंकी। साथ ही वो पुलिस के पास इसलिए नहीं गया क्योंकि वो दोनों लीगल एज के हैं। पुलिस यहाँ पर उनका साथ देगी, ना कि उन्हें पकड़कर उसके हवाले करेगी। और लास्टली वो उनके पास इसलिए आया ताकि ये लोग उसकी बेटी को ढूंढकर उसके हवाले कर दें और अपने गुस्से का बदला वो उसे मार कर ले। इसलिए वो जितने चाहे उतने पैसे देने के लिए तैयार था। अगर वो अपनी बेटी से प्यार कर रहा होता तो वो दुखी होता, पर वो तो गुस्से से बौखलाया हुआ था। अगर ये लोग उसकी बेटी को ढूंढ लेते तो कुछ दिनों बाद उसकी बेटी की लाश पंखे से लटकी हुई मिलती। पुलिस इसे सुसाइड समझकर केस को क्लोज कर देती, पर ये सुसाइड की जगह होती एक ऑनर किलिंग, जो कि उसका ये घमंडी बाप करता और इसलिए इसने ये केस लेने से मना कर दिया। और यहाँ से कहानी मूव करती है एक घर की तरफ, जहाँ पर किसी की बर्थडे पार्टी मनाने की तैयारी चल रही होती है। ये बस एक छोटी सी पार्टी होती है जिसमें सिर्फ फैमिली के मेंबर्स इन्वॉल्व होते हैं, जिसे सेलिब्रेट कर उसका बेटा गिफ्ट खोलने के लिए टेरेस पर जाता है और उसी को देखने के लिए उसका डैड भी बाहर जाता है टेरेस पर, और सेम उन्हीं को खुश होकर देख रही होती है उसकी वाइफ। पर ये खुशी ज्यादा देर तक नहीं टिकती, क्योंकि उन दोनों पर बिजली गिरने से उनकी मौत हो जाती है। और यहाँ से ठीक 2 दिन बाद एक पुलिस ऑफिसर को कोई प्लानिंग करके इंजेक्शन लगा देता है सिनेमा थिएटर में, जिसके 2-3 दिन बाद उस ऑफिसर की भी मौत हो जाती है इंटरनल ब्लीडिंग की वजह से। और जो चीज इसकी मौत को सस्पिशियस बनाती है वो ये कि ये ऑफिसर काम कर रहे थे उसी रियल एस्टेट इंजीनियर के केस पर, जिसकी मौत बिजली गिरने की वजह से हुई थी। और इन दोनों की मौत का असल कनेक्शन क्या है, ये बात हमें कहानी के साथ जानने को मिलेगा। अभी के लिए कान्यान के पास एक बच्चा अपनी केस लेकर आता है, उसके डॉग के गायब होने की केस, जो कि ठीक रात के 9 बजे घर से बाहर गया था घूमने फिरने के लिए, जो कि आमतौर पर तो बस कुछ ही देर में घर वापस आ जाता है, बट उस रात वो काफी देर तक घर वापस नहीं आया। और रात के 12 बजे तक भी जब वो घर वापस नहीं आया तो उसने घर के बाहर जाकर उसकी तलाशी की, जो कि घर से ठीक कुछ दूरी पर मरा हुआ मिला। उसका पूरा शरीर खून से लाल था, जिसकी वजह से उसकी बहन पूरी रात रोती
मिलती रही और वो भी बहुत दुखी था। पर इन सब से ज्यादा अजीब जो बात होती है वो ये कि उस डॉग के बॉडी को जब दफनाया गया तो उसके घाव से बाहर निकला एक बुलेट, और इसी बात के लिए ये कन्यान के पास आया होता है ताकि वो पता लगा सके कि उसके डॉग ने किसी का क्या बिगाड़ा था कि उसे जान से मार दिया गया। और उस किलर को ढूंढने के लिए ये बच्चा अपनी सारी पॉकेट मनी लेकर आता है उसके पास ताकि कन्यान उसके इस केस को लेने से मना न करते। नाउ ये बुलेट वाला पॉइंट काफी सेंसिटिव होता है क्योंकि एक जानवर को भगाने के लिए कोई किसी को पत्थर या लकड़ी से मार सकता है, बट किसी को गन से शूट करना ये तो एक क्राइम है। इसलिए कन्यान उस बुलेट के बारे में जानने के लिए मिलता है एक क्राइम ब्रांच के ऑफिसर रामलाल से। कन्यान ने इनकी मदद एक ट्रिपल केस को सॉल्व करने में की थी और इसलिए ये भी इनकी मदद करता है इस केस में। और कुछ घंटे की एनालिसिस करने के बाद ये अपनी रिपोर्ट सीधा कन्यान को देता है कि ये बुलेट सीधा जाकर डॉग को नहीं लगी, बल्कि पहले ये पत्थर से टकराई और फिर बाउंस होकर उस डॉग को लगी, जिसकी वजह से इस बुलेट का शेप ऐसा होता है। और उस बुलेट में डॉग के ब्लड के साथ पत्थर के पाउडर भी मिलते हैं और इसलिए कन्यान उसी दिन उस जगह पर जाता है जहाँ पर वो डॉग मरा हुआ मिला था। और उसके आसपास की जगह की जब छानबीन की जाती है तो उन्हें एक ऐसी जगह मिलती है जहां पर गोली टकराने के निशान मिलते हैं, और उस पर जब लेजर लाइट रखकर उसकी डायरेक्शन चेक की जाती है तो वो बस उससे कुछ दूर जाकर निकलती है। और उस जगह की जब छानबीन की जाती है तो इन सब में हो जाती है रात, बट इन्हें एक और सबूत जरूर मिलता है और वो सबूत होता है एक टूटा हुआ दांत। और उस दांत की जब रिपोर्ट निकलवाई जाती है तो इन्हें पता चलता है कि वो 24 से 36 घंटे पहले टूटी है, पर वो दांत नहीं होती बल्कि एक प्रोस्थेटिक होती है, मतलब कि नकली दांत। और जो कंपनी उस तरह के प्रोस्थेटिक बनाती है उनका कहना होता है कि सिर्फ 4 लोगों के लिए इस तरह की दांत बनाई गई थी, जिनमें से पहले 3 लोगों के दांत तो सही सलामत होते हैं, मतलब कि वो चौथा पर्सन वो हो सकता है जिसने गोली चलाई, बट सिर्फ तब अगर उसके दांत टूटे हुए हो। पर जब उसी की एड्रेस पर जाया जाता है तो वो घर पर नहीं होता। उसकी वाइफ बताती है कि उसका हस्बैंड उसके साथ नहीं रहता। दरअसल उनकी बच्चे की मौत कुछ सालों पहले हो गई थी एक हादसे में, और उसकी मौत का जिम्मेदार सुरेश अपनी वाइफ को मानता है, जिसकी वजह से वो उससे दूर चला जाता है। पर कुछ दिनों पहले वो यहाँ पर आता जरूर है, अपनी बेटी की फोटो पर हाथ चढ़ाता है और वापस चला जाता है अपने घर। इसलिए इनसे ही उसका एड्रेस लेकर ये भी निकल जाते हैं सुरेश की एड्रेस की ओर, जहाँ पर सुरेश घर पर तो नहीं होता, पर एक नेबर से ये बात जरूर पता चलती है कि उसका घर 2-3 दिन से लॉक्ड है। नाउ ये तो बात करके निकल जाते हैं, बट कुछ लोग इनके पीछे जरूर पड़ जाते हैं कि वो लोग सुरेश को क्यों ढूंढ रहे हैं, और वो स्पेशली पीछे पड़ते हैं मनोहर के, जिसे कन्यान फोन करके इन्फॉर्म करता है इस बारे में और उन्हें भगा कर लाने के लिए कहता है एक कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग के अंदर, जहाँ पर उन सब की अच्छी खासी पिटाई होती है। जिसके एंड में वो लोग बताते हैं कि उन्हें किसी करीम नाम के पर्सन ने ये काम करने के लिए कहा था, जो कि आदर्श नगर एरिया में कहीं पर रहता है। और सीन जब उसी करीम की तरफ शिफ्ट होती है तो वो फोन लगाता है एक पर्सन को और उसे पैसे की मांग करता है सेम इस काम के लिए, जो कि उसे किसी बिल्डिंग के 8वें माले पर आने के लिए कहता है, जहाँ पर जब वो जाता है तो उसे मार पीट कर वहीं से नीचे फेंक दिया जाता है, मींस की सबूत मिटाने की कोशिश। और साथ ही ये सारी बातें वो अपने गैंग के लोगों को भी बताता है, जिन्होंने सुरेश की लाश को फ्रिज में छुपा कर रखा होता है और उसे गायब करने के लिए ये उसके कई सारे टुकड़े कर देते हैं। दरअसल ये सब लोग होते हैं सुपारी किलर्स, जिनका सिर्फ एक काम होता है नेचुरल तरह से लोगों को मारना ताकि उनकी मौत नेचुरल डेथ लगे। और इन्होंने सुरेश के अलावा और किस किस को मारा है ये बात हमें आगे जानने को मिलेगी। अभी के लिए जब ये लोग सुरेश के घर में चोरी छुपे घुसते हैं तो उन्हें ज्यादा कुछ तो नहीं मिलता, पर उसके टेबल पर पड़े धूल के निशान को देखकर इन्हें ये बात बहुत ही अच्छे से समझ में आती है कि वहां पर से किसी चीज को जरूर उठाया गया है, और वो चीज क्या हो सकती है। इस बात का आंसर उन्हें डस्टबिन में पड़े एक नोट पर से मिलता है, जिसके ऊपर लिखी होती है लाइटनिंग फिजिक्स की एक बुक का नाम। और सेम उसी बुक की डायमेंशन जब गूगल पर सर्च की जाती है तो उसका डायमेंशन सेम उस टेबल पर बने रेक्टेंगल के शेप से मेल खाती है, मींस कि वहां पर लाइटनिंग फिजिक्स की बुक रखी गई थी, जिसे या तो सुरेश या फिर कोई और वहां से लेकर गया होगा। बट यहाँ पर एक क्वेश्चन और आता है कि सुरेश तो स्टॉक मार्केट और रियल एस्टेट में काम करता है, तो वो फिजिक्स की बुक क्यों पढ़ेगा। और ये बात उसे बहुत परेशान करती है कई दिनों तक। और इस बीच जब कुछ बड़े रैंक के ऑफिसर उससे हेल्प मांगने के लिए आते हैं एक केस को लेकर, तो ये उनकी हेल्प करने से मना कर देता है सेम अपनी प्रॉब्लम की वजह से। पर ये लोग उसकी बात
ना सुनकर सीधा अपनी बात रखते हैं और इनकी बातों में एक बात कानन के कानों में जाती है कि अखबार में इस बात की न्यूज छपी थी। और इतनी बात सुन ये सभी अखबारों को खंगालने लगता है, जिससे उसे एक ऐसी न्यूज मिलती है जिसमें एक रियल एस्टेट इंजीनियर की मौत बिजली गिरने से हुई थी। और ये भागकर सीधा उसी के घर की तरफ जाता है इस बात का पता लगाने के लिए कि उसकी मौत सच में बिजली गिरने से हुई थी या किसी और वजह से। और जो बात इन्हें पता चलती है वो ये कि पहले उस लेडी ने बिजली कड़कने की आवाज सुनी और उसके बाद उसके हस्बैंड और बच्चे की मौत हो गई। और इतनी बात सुन ये दोनों वहाँ से निकल जाते हैं। वो लेडी जो भी कह रही होती है सच कह रही होती है, पर उसके हस्बैंड की मौत बिजली गिरने से नहीं बल्कि मर्डर करके की गई, क्योंकि जब आसमान में बिजली कड़कती है तो पहले बिजली गिरती है और उसके बाद आवाज आती है, जबकि यहाँ पर ठीक उसका उल्टा हुआ होता है। मींस कि कुछ तो लोचा है इन सब में। और ये सीधा जाते हैं उस बिल्डिंग की तरफ जहाँ से वो बिजली गिरी थी, और वो सेम वही बिल्डिंग होती है जहाँ से करीम को ढकेल कर मारा गया था। और उसी बिल्डिंग के वॉचमैन को जब सुरेश की फोटो दिखाई जाती है तो वो बड़ी ही आसानी से उसे पहचान लेता है और साथ ही ये भी कहता है कि उसके साथ और भी लोग आए थे जो कि बिल्डिंग के टेरेस पर कुछ लेकर गए थे। मींस कि सुरेश ने ही उस इंजीनियर की जान ली थी, पर क्यों और किसके कहने पर ये बात हमें आगे पता चलेगा। अभी के लिए हम कहानी में एक और कैरेक्टर को ऐड करते हैं। वैसे तो ये बहुत पहले ही कहानी में आ जाती है, पर इसका असली रोल अब जाकर शुरू होता है। इसका नाम होता है प्रिया। साथ ही इसके दो भाई बहन भी होते हैं जिसके साथ मिलकर ये चोरी का काम करती है। और एक दिन वो कान्यान के दोस्त मनोहर की ही पॉकेट मार लेती है, जिसे रंगे हाथों पकड़ कान्यान उसे दो ऑप्शन देता है, ये काम छोड़ने का या फिर जेल जाने का। प्रिया की अपनी एक स्टोरी होती है। उसके माँ बाप की मौत के बाद वो अपने मामा के पास रहती है और उसका मामा एक नंबर का पियक्कड़ होता है जो कि उसे किसी भी तरह से पैसे कमाकर लाने के लिए कहता है, फिर चाहे वो चोरी करे या फिर धंधा। और अपने आप को बेचने से अच्छा प्रिया को चोरी करना ठीक लगता है और इस मजबूरी की वजह से वो इस काम को छोड़ नहीं पाती, जिसकी वजह से उसके भाई बहन एक दिन पकड़े जाते हैं और चोरी करने के लिए लोग उनकी रोड पर ही पिटाई कर देते हैं। और उन्हें इस तरह से मार खाता हुआ देख कान्यान उन्हें सीधा लेकर जाता है उनके मामा के घर और उस मामा को नीचे फेंक देता है उसके घर के छत से। और जब उसके हाथ पैर टूटते हैं तो वो नशा छोड़कर वापस काम पर जाने की बात करता है और उन बच्चों से और प्रिया से कोई भी चोरी का काम नहीं करवाता। और इसलिए प्रिया काम करने के लिए कान्यान के घर जाती है और वहाँ पर छोटे बड़े काम करती है ताकि वो कान्यान को थैंक्स कह सके और कुछ कमा सके। और ये थी इनकी अब तक की पूरी स्टोरी। प्रिया वैसे एक अच्छी लड़की होती है जो कि कान्यान को पसंद करती है, बट कान्यान उसे किसी भी तरह से उस नजर से नहीं देखता। और इसी वजह से जब एक दिन प्रिया उसकी शर्ट पहन लेती है तो वो उस पर बहुत ज्यादा गुस्सा करता है, बट बाद में वो उसे शॉपिंग भी लेकर जाता है ताकि वो उसके लिए कुछ नए कपड़े खरीद सके। जहाँ पर फील्डिंग जमा कर बैठे होते हैं वो लोग जो कि कान्यान को मारना चाहते हैं ताकि उसे वो इस सुरेश के केस से हटा सके। और एक लेडी सीधा कान्यान पर हमला करती है चाकू से, जिसे बचाने के लिए प्रिया उस लेडी को ढकेलकर खुद भी गिर जाती है सीढ़ियों से, जिसकी वजह से बाद में कान्यान उस पर गुस्सा भी करता है कि अगर उसे कुछ हो जाता तो वो उसके मामा को क्या जवाब देता। बट बाद में वो उससे प्यार भी जताता है जब वो रोने लगती है। जिसके कुछ दिनों बाद कान्यान और उसके साथी पर फिर से हमला होता है और इस बार तो उन्हें जान से मारने की तैयारी होती है और वो भी चाइनीज किलर के हाथों। बट किसी तरह से ये बच जाते हैं, जिसे सबूत मिटाने के लिए उस इंसान को मार दिया जाता है जिसने उन लोगों को हायर किया था। और फिर फाइनली ये खुद कान्यान को रास्ते से हटाने का सोचते हैं, जिसके लिए एक प्रोफेसर एक नीडल में छेद करके उसमें केमिकल भरता है ताकि वो कान्यान को वैसे ही मार सके जैसे कि उसने उस पुलिस ऑफिसर को मारा था। लेकिन इस बार उसका साथी मनोहर बीच में आ जाता है, जिससे कान्यान एक बार फिर से बच जाता है। पर इस बात से उसे ये बात जरूर पता चल जाती है कि इसी तरह से उस इंस्पेक्टर को भी मारा गया था जो कि उस इंजीनियर के केस को इन्वेस्टिगेट कर रहा था। और साथ ही उसे भी मारने की पूरी प्लानिंग की गई थी, जिसके तहत उस पर्सन ने 3 अलग अलग सीट्स बुक की थी और वो भी खुद के क्रेडिट कार्ड से। और उसी क्रेडिट कार्ड की डिटेल निकाल ये सब निकल जाते हैं उनके अड्डे पर, जहाँ पर इंसान तो कोई भी नहीं होता बट सबूत ढेर सारे होते हैं, जैसे कि खून के निशान, उस प्रोफेसर का लैब, एक टेस्ला कॉइल और सुरेश के घर से गायब हुई लाइटनिंग की बुक। और ऐसे ही और भी बहुत सारे छोटी बड़ी चीजें, जिनमें से उस टेस्ला कॉइल को जब फिर से डेमो के लिए यूज किया जाता है तो उससे
सच में आसमानी बिजली की तरह एक आर्टिफिशियल बिजली बनती है, मींस कि उसी के जरिए उस इंजीनियर को मारा गया था। तो वहीं उस गैंग का लीडर डेविल मारने के लिए जाता है उस प्रोफेसर को, क्योंकि पुलिस ने सीधा उसी के लैब में छापा मारा था और उसके जरिए पुलिस उस तक भी पहुंच जाएगी जो कि वो नहीं चाहता। और उसके बाद वो मैसेज करता है कानयान को कि अब वो अपने एक खास आदमी को खो देगा, जिसे ये भागते हुए जाता है हॉस्पिटल कि कहीं मनोहर की जान खतरे में तो नहीं। बट यहाँ पर मनोहर एकदम ठीक होता है, मींस कि वो डेविल मारने के लिए गया है प्रिया को। और दौड़ते भागते हुए जब ये दोनों घर पहुंचते हैं तो प्रिया आखिरी सांसें गिन रही होती है, बेचारी मदद आने से पहले ही मर जाती है। पर ये उस डेविल का फोन जरूर चुरा लेती है, जिसमें एक नाम सामने आता है INS मंधी। और उसी को पकड़कर जब पुलिस ठोका ठाकी करती है तो वो सब कुछ बता देता है कि वो लोग नेचुरल तरीके से लोगों को मारने की सुपारी लेते थे और ये काम वो बहुत टाइम से कर रहे हैं और आज तक उन्हें कोई भी पकड़ नहीं पाया, क्योंकि उन्होंने कभी भी कोई सबूत छोड़ा है नहीं। इस केस में भी वैसे इन्होंने कोई भी सबूत नहीं छोड़ा होता। कानयान तो यहाँ पर उस डॉग के जरिए आया होता है जिसके मरने के बारे में इन्हें कुछ भी पता नहीं होता। और ये लोग तो उस डॉग को मारने के लिए भी नहीं गए थे, बल्कि ये मारने के लिए गए थे सुरेश को, जो कि उन्हीं की गैंग का एक मेंबर था। दरअसल हुआ क्या कि जब सुरेश की वजह से उस इंजीनियर की मौत हुई तो वो अकेला नहीं मरा, बल्कि उसका बेटा भी मारा गया। सुरेश की बेटी की उम्र भी सेम ही थी जब वो मरा था और इसीलिए उसे गिल्ट महसूस होने लगी और यही बात इन्हें सताने लगी कि अगर वो पुलिस में सब कुछ बता देगा तो वो लोग भी पकड़े जाएंगे। और इसीलिए उन लोगों ने सुरेश को मारने की कोशिश की, जहाँ पर वो डॉग उन पर अटैक करता है और उसे दूर भगाने के लिए ये लोग उस पर शूट करते हैं, पर वो गोली उस पर लगती नहीं, एटलीस्ट इन्हें तो ऐसा लगता है। और इसके पास से इंफॉर्मेशन मिलती है एक फेक पासवर्ड बुलाने वाले पर्सन की, जिससे इंफॉर्मेशन मिलती है कि डेविल नाम का वो पर्सन मलेशिया में है। और वहां पर जाने पर पता चलता है कि वो तमिलनाडु के पिच्चावरम मैनग्रोव फॉरेस्ट में कहीं पर है, जहां पर जाने के लिए पुलिस 3 अलग अलग टीम बनाती है ताकि वो उस पूरे एरिया को छान सके। और अपने आप को बचाने के लिए उस डेविल ने इस पूरे जगह पर अपनी गैंग को बिछाया होता है, जो कि एक एक कर हर किसी को मारने लगते हैं। लिटरली स्नाइपर्स तो एक को भी नहीं छोड़ते। और कानयान किसी तरह से जब उन्हें मारकर आगे बढ़ता है तो आगे भी ढेर सारे ट्रैप्स होते हैं, जिनमें से एक में जब वो फंसता है तो उसे मारने के लिए आगे बढ़ती है उस गैंग की एक लेडी, जिसने उस पर मॉल में भी हमला किया था। पर किसी तरह से कानयान उसे भी मारकर उसके पेट में एक लकड़ी घुसा देता है, जिसकी वजह से वो अपनी जान बचाने के लिए वहां से भागने के लिए मजबूर हो जाती है। और इन सब के बाद फाइनली आता है डेविल नाम का वो पर्सन, जो कि उस पूरी गैंग का लीडर होता है। और ये बंदा बहुत भारी पड़ता है कानयान पर, क्योंकि इसके पास होता है वो बच्चा जो कि अपने डॉग को ढूंढने की रिक्वेस्ट लेकर आया था कानयान के पास। और सेम उसी बच्चे को सामने रख वो कानयान को सामने आने के लिए मजबूर करता है, नहीं तो वो उस बच्चे को मार देगा। और जब वो कानयान को मारने की कोशिश करता है तो वो अपने आप को बचाने के लिए ढेर सारी बातें करता है, ऐसी बातें जो उसे तो क्या मुझे भी समझ में नहीं आती। दरअसल ये सारी बातें वो सिर्फ टाइम बाय करने के लिए करता है ताकि उसका साथी मनोहर उसकी हाथ की रस्सी खोल सके। और इसमें बहुत टाइम लगता है, जिसकी वजह से वो तो भागने के लिए एक बोट तक को रेडी कर लेता है। पर किसी तरह से कानयान उसे अपनी बातों में उलझाकर अपने पास रखता है और उसे परेशान होकर जब डेविल उसे मारने की कोशिश करता है तो कानयान अपनी हाथ की रस्सी छुड़ाकर उसे ऐसा करने नहीं देता और कुछ देर की फाइटिंग में वो उसे मार डालता है। और उन तीनों फोर्स में से सिर्फ ये 3 लोग वापस लौट पाते हैं, जिसके आखिर में कानयान उस बच्चे को एक डॉग गिफ्ट करता है और उस डिटेक्टिव की एजेंसी इसी तरह से आगे बढ़ती है, जिसका एक और सीक्वल हमें जल्दी ही देखने को मिलेगा एक नई स्टोरी के साथ। और अगर आपको ये स्टोरी पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक कर इसे शेयर करना ना भूलें। इससे बस होगा ये कि आप इस चैनल की ग्रोथ में अपना थोड़ा बहुत योगदान करेंगे। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो कमेंट कर हमें इस बारे में जरूर बताएं, और अगर वीडियो पसंद नहीं आया तो उसे भी कमेंट करके आप इस बात को शेयर करें ताकि आगे की वीडियोस में हम उसे ना दोहराएं। टिल देन टेक केयर एंड सी यू सून।